हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं और हमारा जीएस का जो क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आज हम उन क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। सिख जो एक धर्म है जिसकी स्थापना गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। गुरु नानक देव जो कि भक्ति काल में एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, जिस समय मीराबाई गुरु नानक हो गए, तो उसी में उनके 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। और आपने तो सुना ही होगा, वाहे गुरु दीजा खालसा वाहे गुरु दीजी फतेह। तो इसी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे बिहार के पटना में हुआ था। कहां पे हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। और पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का क्या है, एक गुरुद्वारा भी है। इसी कारण हर साल आप सुनते होंगे पटना साहिब में एक गुरुद्वारा है जहां पे कभी प्रधानमंत्री तो कभी बाकी लोग आते हैं। तो उसी में पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी जो है, इनकी हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। तो वहां पर भी जो है सो क्या है, एक इस टाइप का गुरुद्वारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है उन लोगों का नाम मैं बताता हूं। रोजर फेडरर, टेनिस के चैंपियन, बहुत ही विश्वविख्यात, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने सबसे ज्यादा जो है टेनिस का खिताब अपने नाम किया था, चाहे वो विंबलडन हो, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो। उसके बाद नडाल, राफेल नडाल, उसके बाद जोकोविच, सरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, ये सब क्या है, टेनिस के जो है वो सुपरस्टार हैं। तो इनमें से जॉन कार्टर, इनका संबंध टेनिस से नहीं है। ग्रेग जॉन्स, ये भी टेनिस से नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉनी वेस्टमूलर भी टेनिस से नहीं है। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय नाम था। अब ध्यान से सुनिए, सम्राट अशोक के बारे में बता दूं। हमारे देश में मगध, जो कि वर्तमान में अभी हम लोग पटना का जो रीजन है, बिहार का रीजन है, ये मगध है, मगध राज्य था। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए, मौर्य वंश के शासक, जिनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य जी ने बनाया था। इनका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, जिसे अशोक महान भी बोलते हैं। इसी अशोक महान ने कलिंग का युद्ध भी किया था और बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था और बौद्ध धर्म में बाद में अपना भी लिया था। तो अब क्वेश्चन है कि उस 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का क्या नाम था? तो अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र है, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में आ गया। बोध गया में जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख मंदिर है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ था, जहां पे बुद्ध ने अपने उपदेश भी दिए थे। राइट आंसर इज पाटलिपुत्रा। अशोक की राजधानी का क्या नाम था? अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? देखिए 1946 में एक अंतरिम सरकार की गठित हुई जिसमें कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया ताकि देश का विभाजन न हो सके। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान की जिद कर दी और पाकिस्तान बना। तो उस अंतरिम सरकार में जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लियाकत अली थे, ठीक है ना। श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम जो है वो कौन थे? उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग था। राइट आंसर इज सी। आगे चलिए। वृंदावन गार्डन कहां पे स्थित है? देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि वृंदावन तो क्या है? मथुरा के पास है, लेकिन क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन। ये एक गार्डन है, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी है, जहांगीर आर्ट गैलरी। अब ये कहां पे है? ये नाम है, ये मुंबई में है, मुंबई में है, वहां पे आर्ट का है। उसी तरीके से वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहां पे है? मैसूर में है, ठीक है। उसी तरीके से एक रॉक गार्डन है। रॉक, रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान होता है, लेकिन नाम है रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन कहां पे है? ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। तो वृंदावन गार्डन कहां पे है? ये मैसूर में है। मथुरा में वृंदावन है लेकिन वृंदावन गार्डन नहीं है। क्वेश्चन है हमारा वृंदावन गार्डन कहां पे है? तो ये मैसूर में है। आगे चलिए। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहां पर स्थित है? सेंट्रल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर। सेंट्रल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो ये जो रिसर्च सेंटर है ये खड़गवासला में स्थित है। और खड़गवासला कहां पे है? महाराष्ट्र में है। खड़गवासला कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एनडीए, जो लोग एनडीए करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उनकी ट्रेनिंग भी खड़गवासला में होती है। कहां होती है? खड़गवासला में होती है एनडीए वालों की। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जगह है। जामनगर गुजरात है, जहां पे रिलायंस का क्या है? ऑयल का रिफाइनरी है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों नहीं होगा। राइट आंसर खड़गवासला, जो कि महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? देख लीजिए, अलग अलग संगीत होता है। एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक संगीत, संगीत की विधा है। दूसरा होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय सिंगर, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल सिंगर। अरे क्लासिकल, जो लोग हारमोनिया बजाते हैं, तबला बजाते हैं मैस्ट्रो के रूप में, जैसे आपने सुना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। उसी तरीके से शास्त्रीय संगीत में लता दी जो गाती थी, जो पुराने एकदम कॉमर्शियल ना हो करके उसको विद्या से जोड़ा जाता था, सरस्वती माँ से जोड़ा जाता था, तो वो शास्त्रीय संगीत होता है, ठीक है ना। क्लासिकल म्यूजिक होता है जो कि वर्षों से चला आते आ रहा है। जैसे कि शहनाई जो बजाते हैं, उसी तरीके से तबला में जाकिर हुसैन जो हैं, तो ये सब क्या है? क्लासिकल म्यूजिक है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो है वो गंगूबाई हंसल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। किसका नाम प्रसिद्ध है? गंगूबाई हसन का।
ठीक है। उसी तरीके से जाकिर हुसैन भी जो है सो बहुत अच्छा बजाते हैं, तबला वादक थे। ये सब शास्त्रीय है, जो कि क्लासिकल है और बहुत ही अच्छे, जैसे कि घराना हो जाता था, लखनऊ घराना, बनारस घराना, तो वो लोग जो रियाज करते हैं, सिखाते हैं, जो उस समय में मुगल समय में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनका संगीत बहुत अच्छा होता था। उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग की थी म्यूजिक का, अरबियन भाषा की, पर्शियन भाषा की, और म्यूजिक में उनका महारत स्तुति बोलता था बहुत हद तक। जैसे कि भारत में भी आगे तक उन्होंने क्या किया, म्यूजिक में और लिटरेचर में अच्छा काम किया है। राइट आंसर इज गंगूबाई हसन। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य रेखा। और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के गुजरात से, राजस्थान से, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरती है। तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो है, ये कहां से होकर के गुजरती है? ये जो है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ब्राजील तो मकर रेखा के आसपास आ जाएगा, ब्राजील का 0 डिग्री से नहीं है। ये केनिया जो है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की कंट्री, और कोलंबिया, यहां से क्या गुजरती है? यहां से इक्वेटर गुजरती है। और जहां इक्वेटर होता है वहां गर्मी बहुत होती है और सालों भर क्या होता है? रेनिंग होता है, बिकॉज सन्स रे इज डायरेक्टली अपॉन इट। ओके, तो राइट आंसर कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया होगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पे आधारित है? बताइए। एक बुक है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ठीक है, इसका व्याख्यान किसने किया है? इसका व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसमें बताया है क्या? कोलंबो से अल्मोड़ा तक। कहां से कहां तक? कोलंबो से अल्मोड़ा तक। उस किताब में जो है उन्होंने क्या अच्छी तरीके से व्याख्यान किया है कि किस तरीके से उन्होंने भारत के अल्मोड़ा और कोलंबो में जाकर के जो है अपना भाषण दिया, वहां के लोगों को भारत के दर्शन के बारे में, जीवन जीने के तरीकों के बारे में, फिलॉसफी के बारे में अवगत करवाया। तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? देखिए, तक्षशिला जो है वो प्राचीन नगर है और यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय था। ये क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था जहां पे शिक्षा दी जाती थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य जी के समय में। और ये कहां पे है? अफगानिस्तान में है। अभी जो अफगानिस्तान है वहां पे तक्षशिला है और ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? अगर आप मैप देखिएगा इंडिया का तो यहाँ पे सिंधु और झेलम रिवर आती है, सिंधु और झेलम आती है। इसके बीच में अफगानिस्तान में जो है तक्षशिला स्थित है। ये विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। सबसे पहले तक्षशिला था, इसके बाद ही जो है विक्रमशिला और नालंदा बना। ठीक है, विक्रमशिला के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग ने। उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, धर्मपाल ने, सॉरी गोपाल वंश था, उसके राजा धर्मपाल ने की थी। और जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने की थी, गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने की थी।
आगे चलिए। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। हेनसांग जो है वो चीनी तीर्थयात्री है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, याद करने का तरीका, हेनसांग, हेनसांग किससे शुरू होता है? एच से, तो एच से ही होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ये मैंने आपको ट्रिक दिया है। एच से हेनसांग और एच से हर्षवर्धन, हिंदी में ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। अब बताइए इसमें ह किसके आगे लगा हुआ है? हर्षवर्धन के आगे लगा हुआ है। तो चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में भ्रमण किया था, और हर्षवर्धन का शासन काल जो था वो 600 ईस्वी के आसपास था। भारत में एक महान राजा थे हर्षवर्धन, और इसी हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है सो पराजित किया था, ठीक है। हर्षवर्धन के दक्षिण भारत का स्वप्न तोड़ा था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ये क्या है? ट्रिक है। हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस चीज से संबंधित है? देखिए, नव पाषाण युग से नहीं, पाषाण से कोई मतलब नहीं है। पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग से कोई मतलब नहीं है। पाषाण युग इससे पहले आता था। पूर्व पाषाण और नव पाषाण युग से कोई मतलब नहीं है। हड़प्पा के समय में कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। हड़प्पा किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले किसकी कौन सी धातु मिली थी? सबसे पहले जो है वो कौन सी धातु मिली थी बताइए? आदमी को जो है तांबा मिला था। क्या मिला था? तांबा मिला था। सबसे पहले धातु मिला था, कौन? तांबा मिला था। और हड़प्पा के समय में खेती नहीं होती थी। इसके बाद जब वैदिक काल आया तो लोहे की खोज हुई और उसको लौह युगीन सभ्यता बोलते थे, आयरन एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है वो विंग ऑफ फायर लिखा है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग ऑफ फायर लिखा है। किसके लिए? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ये एक मोटिवेशनल बुक है। अरुंधति रॉय ने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी फेमस है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर एपीजे कलाम। आगे चलिए। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, देखिए ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। यहां पे उत्तराखंड में और यहां अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगह पे हमारी चीन से सीमा मिलती है। यहाँ पे कश्मीर में भी अक्साई चीन से हो जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? गीतों का संग्रह, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, इनमें से कोई नहीं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का हिस्ट्री बताता है। क्या बताता है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये फेमस है राजतरंगिणी। जैसे कि चंदबरदाई जो है, चंदबरदाई जो ने है वो लिखा था क्या? रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था? रासो काव्य की रचना की थी। किसने की थी? चंदबरदाई ने, जो कि किसके बारे में था? पृथ्वीराज चौहान के बारे में था।
उसी तरीके से राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। कलहन उसके क्या है, लेखक हैं, कंपोजर हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, बताइए। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। समझे स्टूडेंट्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये सब एकदम हलवा क्वेश्चन है। उसी तरीके से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, परमहंस ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने किया था। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत भी किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। ओके, राइट आंसर इज राजा राममोहन राय। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया। भारतीय संविधान ने 23 अगस्त 1947 को, यार 15 अगस्त को आजाद ही हो गया, तो 23 अगस्त उसके बाद तो होना ही नहीं चाहिए। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए थे, ठीक है। आजादी के बाद सितंबर आता है तो ये भी नहीं होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड से 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को किया। राइट आंसर इज 22 जुलाई 1947। ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि नहीं, थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, जो कि क्या होती है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है। वीमेन के लिए जो है ये बहुत ज्यादा थायराइड प्रॉब्लम होता है, ये गले के पास होती है, ठीक है। थाइमस, थाइमस नहीं है। पीत पिंड भी नहीं है। थाइमस और हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को, भूख प्यास को कंट्रोल करती है। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड में एक आता है कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड में एक आता है कॉर्टेक्स और एक आता है मेडुला। यही मेडुला और कॉर्टेक्स जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि से 18 का ए। राइट आंसर क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होते हैं। अब देखिए, ये है एयर और ये है ग्लास। ये क्या है, ग्लास, कांच होता है ना यार, ग्लास शीशा जिसको बोलते हैं, कांच में। अब जो है टॉर्च जलाएं तो टॉर्च के बाद क्या है, शीशा है। एयर से किस में गया, ग्लास में जा रहा है। तो इससे जो है प्रकाश का क्या प्रभावित होगा, उसका जो है वेलोसिटी प्रभावित होगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। वैक्यूम में अलग है, निर्वात में अलग है, वाटर में अलग है, ठीक है। उसी तरीके से ग्लास में अलग है। और आपने पढ़ा है V इज टू एन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन एन। तो इससे जो है केवल तरंग धैर्य, लेमडा क्या है, तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य है, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश भी जान लो। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो प्रकाश की तरंगे जब वायु से कांच में होकर गुजरती है तो उसका जो है लेमडा और वेलोसिटी दोनों ही क्या होता है, प्रभावित होता है। तो 19 का क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। 19 का क्या हो जाएगा, डी, तरंग दैर्घ्य और वेवलेंथ दोनों। वायु का वेग मतलब वायु, एयर का जो है वेलोसिटी, वो किससे संबंधित है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से।
पृथ्वी के घूमने से एयर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोरियोलिसिस बल काम करता है, लेकिन इससे एयर की वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तापमान से पार्शियली, बहुत ही कम, टेम्परेचर बढ़ने घटने से एयर में कम ही इंपैक्ट पड़ेगा। क्या होता है? दाब प्रवणता से। राइट आंसर क्या होगा? दाब प्रवणता होगा। ठीक है, अब देखिए अर्थ है। ठीक है, अर्थ में जो है कोरियोलिसिस बल कार्य करता है, इधर से और इधर से। क्या है? कोरियोलिसिस बल कार्य करता है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर किसी झूले पे राउंड राउंड घूम रहा है और आप बॉल फेंकिएगा तो बॉल उसके हाथ में नहीं जाके क्या हो जाएगा? अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो राइट साइड डाइवर्ट हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में किधर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये क्या होता है? कोरियोलिसिस इफेक्ट करता है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब के प्रवणता से संबंधित है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? देखिए, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है ना, वही उसी के कारण जो है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, होता है। और क्लोरोफिल का कैसा रंग होता है? ग्रीन रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। तो उस ग्रीन कलर के लिए मैग्नीशियम जो है सो सहायक होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? उसके लिए हेल्पफुल होता है, ग्रीन कलर के लिए। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? ह्यूमन का आई है, आई है, आंख है। ठीक है, आंख में रेटिना है। रेटिना पे जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है? वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। जैसे आईने में कोई चीज देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। उसी तरीके से वो कैसा होता है? रियल और अपोजिट होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पे जो कोई प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगा? देखिए, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। चंद्रमा पे, मून पे जो जी होता है वो क्या होता है? 1/6 हो जाता है। किसके? अर्थ के। चंद्रमा पे किसी वस्तु का जो है भार पृथ्वी के भार के 1/6 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी 1/g हो जाती है। तो अब यहां पे चेंज कर लीजिए, जी को 1/g कर लीजिए। 1 जी को क्या कर लेंगे? 1/g कर लेंगे, 1/6 कर लेंगे, सॉरी 1/6 हो जाता है। तो ये 6l हो जाएगा, 6l/g। 1 इसका जगह क्या 1/6 हो जाएगा। तो t क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। जैसे t बराबर 2 पाई रूट अंडर l/g है, चंद्रमा पे 2 पाई रूट अंडर 6l/g हो जाएगी। तो ये 6 टाइम हो जा रही है, तो t क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। आवर्तकाल इंक्रीज होगा तो उससे घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, आवर्तकाल, ये देखिए, ये होता है हमारा टाइम पीरियड, इसको आवर्तकाल कहते हैं। ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में जो है क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है एनर्जी के रूप में। किसको? ग्रीन प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसके लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन ऑक्साइड तो लेते ही हैं, जल भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन अंतिम उत्पाद नहीं है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन।
बताइए प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव क्या है नेचुरल गैस का? देखिए नेचुरल गैस में जो है ना मीथेन होता है। ये जो है धान के पौधों के जड़ों में भी पाया जाता है। गोबर गैस में भी मीथेन का ही यूज हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना मुक्त अवस्था में नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भरी जाती है, ये हवा से हल्की होती है। राइट आंसर इज मीथेन। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा वायरस है बर्ड फ्लू जिसे एवियन वायरस भी कहा जाता है? H5N1। ऐसे देखिए H5N1 को जो है बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू या एवियन वायरस भी बोलते हैं। बर्ड फ्लू या एवियन वायरस बोलते हैं किसको? H5N1 को। H5N1 को बर्ड फ्लू या एवियन वायरस भी कहा जाता है। तालचर कोयले की खाने कहां पे है? तालचर देखिए उड़ीसा में है। तालचर कहां पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में होने के कारण जो है तालचर को जो है कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है। कोल सिटी ऑफ उड़ीसा किसको बोलते हैं? तालचर को बोलते हैं। उसी तरीके से झारखंड के धनबाद में झरिया में क्या है? कोयले की खाने हैं। तो झरिया भी है, तो ये कहां पे है? उड़ीसा में है। झारखंड में क्या है? धनबाद है, जिसमें क्या है? झरिया है। सबसे पहले कोयले की खाने कहां पर मिली थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी सबसे पहले भारत में, रानीगंज में। छत्तीसगढ़ के कहां पे? रानीगंज में। नाम याद आ गया। चलिए। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में सीमा रेखा है? बताइए। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। हमने अभी तुरंत पढ़ा है। भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन है, डुरंड लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। डुरंड रेखा क्या है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर को मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, दोनों को आसपास मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला था, अटल जी को भी मिला था। उसी तरीके से इंदिरा गांधी को भी मिला है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबको मिला है। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, आईसीसी के भी अध्यक्ष थे, इन्हें नहीं मिला है। क्रिकेट से संबंधित है, इन्हें नहीं मिला। पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? पंडित नेहरू 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे। कब तक प्रधानमंत्री थे? 1964 तक। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ, उस समय वो प्रधानमंत्री थे ही। 84 नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, 64 होगा, 62 में तो थे ही। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए तो। राष्ट्रीय फूल कमल है। किसी को गेंदा भी लग रहा है क्या? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल जान ही रहे हैं यार, कीचड़ का कमल। और बताइए। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नहीं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? बताइए। होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ऐसे होता है। पहला क्या है? चैत्र मास है। सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? देखिए, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 ईस्वी में हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में जो है संवैधानिक मान्यता मिल गई। कब? 24 अप्रैल 1993
93 को। तो कब हुआ? 2004 ईस्वी में हुआ। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, गुजरात में क्या रहती है बताइए? संथाल एक जनजाति है, वो असम में तो रहती ही है, झारखंड में भी रहती है, बताइए गुजरात में भी रहती है, पश्चिम बंगाल में भी रहती है, सभी में रहती है क्या? नहीं, संथाल जो जनजाति है वो असम राज्य में नहीं रहती है। असम में जो है संथाल जनजाति ये नहीं रहती है। असम में अलग जनजाति है, खासी है, गारो है, जयंतिया है, ठीक है ना, और भी हो जनजाति, मीन जनजाति, संथाल असम में नहीं है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? सबसे बड़ा समुद्र तट तो गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पे है? गुजरात में है, सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा, केरल में भी सबसे बड़ा नहीं है, गोवा में भी नहीं है, तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा, क्योंकि अगर यहाँ देखिए तो तमिलनाडु का इतना बड़ा पोर्शन आता है, गुजरात के बाद तमिलनाडु आता है, सबसे पहले गुजरात फिर तमिलनाडु। 35 का सी। आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की थी? किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की थी? रॉबिन हुड पांडे जी नहीं, सिल्वा जी नहीं, क्रिस्टी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? क्रिस्टी ने किया था। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीन्स की रचना की थी? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीन्स की रचना की थी? डॉयल ने किया था? नहीं, वुड हाउस जी ने किया था। किसने किया था? वुड हाउस जी ने किया था। ये सब डेटा है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर जो है ठंडे प्रदेश में होता है, और भारत का जो स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, वहां पे केसर होता है। आपने एक ऐड देखा होगा लक्स कॉटसूल का, वहां पे बोलते हैं केसर वाली बात, तो ये कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में है। समझ रहे हो? जम्मू और कश्मीर में है। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? रबी की फसल की अब बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें आएगा गेहूं, दूसरा क्या है? मस्टर्ड, तीसरा क्या है? पोटैटो। ठीक है, गेहूं, मस्टर्ड, पोटैटो, मटर, पीज, ये सब क्या है? ये सब रबी फसल है। अक्टूबर में बुआई होती है, और कटाई कब होती है? मार्च में होती है। रबी फसल की कटाई कब होती है? मार्च में होती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? देखिए, नदी जो मिट्टी जमाती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। तो राइट आंसर क्या होगा? एलुवियम होगा। 40 का ए। राइट आंसर क्या होगा? एलुवियल होगा। नगर खोजी कोड क्या कहलाता था? बताइए। कालीकट, केरल में जो कालीकट है, केरल में क्या है? कालीकट है, उसको जो है पुराना नाम कोजी कोड भी था। क्या था पुराना नाम? कोजी कोड भी। तो वो क्या है? केरल का कालीकट है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको कोजी कोट बोला जाता है। केरल के कालीकट को क्या बोलते हैं? कोजी कोट बोलते हैं। चीन की संसद क्या कहलाती है? भारत में कांग्रेस है, ये अमेरिका की संसद है। कांग्रेस कहां की संसद है? अमेरिका की, यूएस की। ठीक है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस, ये कहां की है? ये चीन की जो है पार्लियामेंट है। और भारत का क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है, जिसमें 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है क्या? राज्यसभा। ठीक है। पॉलिटी में विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे, विस्तार से हमने पढ़ा भी है। पॉलिटी सरकार हमारी क्लास होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है?
ये क्या बताने की चीज है? झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी क्या है? लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये सब किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ आवे वीर अनेक। ये सब राष्ट्रवादी कवि थे। छायावाद के बाद राष्ट्रवाद का नाम आता है। छायावाद में कौन थे? महादेवी वर्मा थे। और राष्ट्रवाद में कौन थे? उसके बाद वाले में हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने जो है सो मधुशाला लिखा था, है ना। बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। हिंदू और मुस्लिम दो हैं मगर एक है उनका प्याला, एक है उनका मंदिर एक है उनका मदिरालय, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो क्या हम लोग करेंगे? बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो झांसी की रानी कौन है? लक्ष्मीबाई है। आगे चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति के पिता वर्गीन कुरियन कहले जाते हैं, वर्गीज कुरियन कहा जाता है। MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन का डेथ हुआ है। ये भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जो जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। और पूरी दुनिया में कौन होंगे? नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में कौन होंगे? नॉर्मन बोरलॉग। किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी, एक बहुत बड़े पेंटर थे। वो समुद्र की भी यात्रा करते थे, पेंटर थे, राइटर थे, ठीक है ना। उनके अंदर बहुत सारा जो है सो क्या था? बहुत सारा जो है उनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई थी। किसके अंदर? लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने मोनालिसा की एक पेंटिंग बनाई थी जो कि विश्व विख्यात है। किसने? लियोनार्डो दा विंसी ने। RK लक्ष्मण कौन है? एक बहुत ही सुविख्यात कार्टूनिस्ट थे। RK लक्ष्मण कौन थे? बहुत ही सुविख्यात कार्टूनिस्ट थे। और लियोनार्डो दा विंसी किसने लिखी थी? द लास्ट सपर को चित्रित किया था। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? बताइए। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को जो है सो भारत का फ्रीडम डे मनाया गया रावी नदी के तट पे। और क्या है? भारत को फ्री घोषित कर दिया गया। इसी के लिए हम लोग 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किए थे? एडॉप्ट किए थे, इसकी याद में। तो क्या होगा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और भारत को क्या आजाद मान लिया गया था और 26 जनवरी को झंडा फहराने की बात की गई थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी जी हैं। कौन है? सुचेता कृपलानी जी। शीला दीक्षित तो दिल्ली में बनी थी 1995-90 के आसपास। मायावती कहां बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ये भी कांसीराम के बाद 1993-94 के बाद बनी है। तो कौन होगी? सुचेता कृपलानी होगी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी होंगी। भारत में पहली बोलती फिल्म जिसमें साउंड था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म जो है उसका नाम क्या था? आलम आरा था। ठीक है, और हिस्टोरिकल बेस्ड है। राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी थी जिसमें साउंड नहीं था।
पहली मूवी थी जिसमें साउंड नहीं था। यूट्यूब पे मौजूद है, आप आलम आरा मूवी देख सकते हैं, मैंने देखी है, एक अच्छी खासी मूवी है, टाइम मिला तो थोड़ा देख लीजिए। पहली बोलती मूवी कौन थी? आलम आरा थी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म थी, बताइए कौन थी? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्म जो थी श्यामची आई थी। कौन थी? श्यामची आई थी। ये याद कर लीजिए, इंफॉर्मेशन है। कौन थी? श्यामची आई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने पाया था? श्यामची आई थी। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और हमारे टीम के साथ, जो कि हमारी टीम लगातार बनी हुई है, आप लोगों का डेफिनेटली बिहार एसएससी जो है वो अच्छा जाएगा। आप लोग इस टीम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना। बस यही कहूंगा मैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो शेर की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इन्हीं सब के साथ हम जो है फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।